guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to cover your unit first का 1.3 टॉपिक जिसका नाम है ट्रेडिशनल अप्रोचेस हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल. ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको अप्रोच का मीनिंग बताऊंगी. उसके बाद मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस बताऊंगी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस में हम कवर करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोचेस को इस वीडियो में, और जो दूसरी मॉडर्न अप्रोचेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो कि आपका 1.4 टॉपिक है. सो लेट्स बिगिन. कमिंग टू द मीनिंग ऑफ अप्रोच. देखो, अप्रोच को सुन के सबसे पहले दिमाग में आता है कि मेथड, कि कोई भी चीज़ को पाने का मेथड या किसी भी चीज़ के बारे में जानने का मेथड जो हम यूज़ करते हैं उसको हम अप्रोच बोलते हैं. ठीक है, तो मेथड को हम क्या बोलते हैं? हाउ टू इंक्वायर, मतलब कि हमें इंक्वायरी कैसे करनी है. तो अप्रोच क्या होती है? मेथड जो है वो सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है कि हाउ टू इंक्वायर, और जो ये अप्रोच है ये और भी चीज़ें कवर करती है. मतलब इस हाउ को तो ये कवर करेगी ही, साथ में ये व्हाट को भी कवर करेगी कि हमें किस चीज़ को इंक्वायर करना है. और ये दोनों चीज़ें जब एक साथ हम पढ़ते हैं, दोनों चीज़ों पर फोकस रख के हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारी अप्रोच है इस चीज़ को पढ़ने की. ओके, तो आई होप यू आर क्लियर विद द मीनिंग ऑफ अप्रोच. तो देखो, यहाँ पर जो मेथड है वो किस पे फोकस कर रहा है? सिर्फ हाउ टू इंक्वायर, मतलब कि कैसे इंक्वायर करना है, हमारा क्या मेथड रहने वाला है. और जो अप्रोच है वो किसको इंक्लूड करी है? हाउ प्लस व्हाट. हाउ भी और व्हाट भी, किसको इंक्वायर करना है और कैसे इंक्वायर करना है, उसको हम बोलते हैं अप्रोच. कमिंग टू द डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस. तो अब पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने की ना अलग अलग अप्रोचेस हैं, अलग अलग तरीके हैं पढ़ने के. ठीक है, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस, उसके बाद आती हैं कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, यहाँ पर देखो, वर्ल्ड वॉर टू सबको पता है. वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, और वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था? 1939 से लेके 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला था. तो इस वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो अप्रोच थी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने की वो थी ट्रेडिशनल अप्रोचेस, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कौन सी अप्रोचेस आ गई? कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस आ गई. और इसमें क्या डिफरेंस है, क्यों आई उसके बाद, और फिर ये अप्रोचेस चेंज क्यों हो गई? वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा क्या हुआ कि ये चेंज हो गई? तो देखो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पर अमेरिका का डोमिनेंस होना स्टार्ट हो गया. अमेरिकन जो स्कॉलर्स थे उनका डोमिनेंस होना स्टार्ट हो गया. अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट डेवलप होना स्टार्ट हो गया, उसने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी इनका थोड़ा सा फॉल डाउन हो गया और ये कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस राइज हो गई. राइट, तो इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं. जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो डोमिनेट थी किससे? फिलॉसफी से, हिस्ट्री से, लॉ से और इंस्टीट्यूशंस से. मतलब कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं वो सिर्फ किसके बारे में बात करती थी? फिलॉसफी. ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो. मतलब फिलॉसफी हम क्या बोलते हैं कि ज्ञान झाड़ना. जो स्कॉलर्स थे वो बस ज्ञान झाड़ते रहते थे, ऐसा करो वैसा करो, ये होना चाहिए वो होना चाहिए. उसके बाद हम किस पे फोकस कर रहे थे? हिस्ट्री पे. हम हिस्ट्री की चीज़ें, हिस्ट्री पढ़ रहे थे, फिर उस हिस्ट्री से हम देख रहे थे कि हिस्ट्री में पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या चेंजेस आई हैं, और उससे हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे थे. फिर हम लॉ, जो लॉज बने थे, लॉज को पढ़ रहे थे. उसके बाद हम इंस्टीट्यूशंस को पढ़ रहे थे, जो इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डोमिनेट करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ रहे थे. तो ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे थे ट्रेडिशनल अप्रोचेस में. ठीक है, बस यहीं तक सीमित थी हमारी पॉलिटिकल साइंस उस टाइम में. तो इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ते हुए हमारे पास 4 तरीके की ट्रेडिशनल अप्रोचेस बनी. सबसे पहली फिलॉसफिकल अप्रोच, उसके बाद हिस्टोरिकल अप्रोच, उसके बाद लीगल अप्रोच, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. दीज आर द 4 अप्रोचेस दैट वी स्टडी इन अवर ट्रेडिशनल अप्रोचेस. लेकिन
लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 अप्रोचेस दी गई हैं, जो कि है फिलोसफिकल एंड हिस्टोरिकल। तो हमें सिर्फ ये 2 ही पढ़नी है। बट आपको मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता रही हूँ कि ट्रेडिशनल में 4 अप्रोचेस थी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस में क्या हुआ। अब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद अमेरिका का डोमिनेंस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब अमेरिका का डोमिनेंस होना स्टार्ट हो गया तो जो अमेरिकन स्कॉलर्स थे, मतलब कि जो लोग अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस के हेड थे या जो पॉलिटिकल साइंस के फिलोसोफर्स थे, उन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब उनकी थिंकिंग ज़्यादा वर्ल्ड में डोमिनेटिंग बन गई। तो उनकी थिंकिंग में बदलाव था, ट्रेडिशनल अप्रोचेस से चेंज था। क्या चेंज था, यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोचेस में हम किस पे फोकस कर रहे हैं, जस्ट फिलॉसफी पे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बट अब कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस में साइंटिफिक मेथड्स डेवलप हुए। साइंटिफिक मेथड्स मतलब कि जो ऐसे मेथड्स जो कि हम ओरिजिनल लाइफ में जो पॉलिटिक्स चल रही है, ओरिजिनल लाइफ में जो पॉलिटिक्स हो रही है, उनको कैलकुलेट करने में यूज़ आए। क्या है, व्हाट इज़ हैपनिंग, उसको जानने में हमारी हेल्प करे, उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी अप्रोचेस निकल कर आई, बिहेवियरल अप्रोच, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच एंड मार्क्सियन अप्रोच, ठीक है। तो ये दोनों अप्रोचेस हम पढ़ने वाले हैं। ये आपकी 1.4 टॉपिक में दिया हुआ है, कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न अप्रोचेस के अंडर। तो ये मार्क्सियन अप्रोच इज़ नॉट इन योर सिलेबस, वी आर नॉट गोना स्टडी दिस, बट यू हैव टू नो कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि टोटल 3 अप्रोचेस हैं हमारी कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस में। तो जितनी हमें सिलेबस में दी है हम उतनी ही कवर करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर एम्पेरिकल एंड नॉर्मेटिव के बीच में क्लैश हो गया। देखो, एम्पेरिकल मीन्स कि जो साइंटिफिक हो या फिर जो साइंस के रिलेटेड हो, और नॉर्मेटिव हो गया जो नॉर्म्स के रिलेटेड हो। नॉर्म्स या फिर हम बोलते हैं वैल्यूज़ के रिलेटेड हो, जो वैल्यूज़ के रिलेटेड होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोचेस में क्या चीज़ डोमिनेट करी है, नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव is dominating here and empirical is dominating in contemporary approaches. Why? Because contemporary approach was a scientific study. That's why we can say that empirical is dominating in contemporary approaches. I hope you are clear with the basic concept of approach and types of approaches. Now we are gonna cover our टॉपिक्स जो हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस, हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल। गाइस, कमिंग ओवर टू ट्रेडिशनल अप्रोचेस। ट्रेडिशनल अप्रोचेस में हम 2 अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं, हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिलोसफिकल अप्रोच। तो देखो, फिलोसफिकल अप्रोच के नाम से ही आपको क्या समझ आ रहा है कि इसमें फ़िलॉसफी की बात होने वाली है। मतलब कि इसमें हम कोई फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे, कोई एक्चुअल चीज़ों की बात नहीं करेंगे, हम थोड़ी इमेजिनेशन टाइप करेंगे और हम महान चीज़ों की बात करेंगे। जैसे कि महात्मा गांधी जी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, उस तरीके से ही जो लोग थे उन्हीं के तरीके के, जिन्होंने बड़ी बड़ी फ़िलॉसफीज़ हमें दी, बड़े बड़े ऐसे हमें क्वेट्स दिए या फिर ऐसी बातें बोली जो कि हमें इन्फ्लुएंस करें, ठीक है। तो वैसे लोग जो थे उन्होंने क्या लिखी, फ़िलॉसफीज़ लिखी, जिसको हम फ़िलॉसफिकल अप्रोच भी बोलते हैं। तो ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है, सबसे पुरानी अप्रोच है। सबसे पुराने जो, जैसे कि प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, सोक्रेट्स हो गए, तो ये बहुत ही पुराने हमारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं या फिर हम बोलते हैं पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जिन्होंने फ़िलॉसफी के थ्रू, फ़िलॉसफी का यूज़ करके अपनी अप्रोचेस दी हैं, ठीक है। तो फिलोसफिकल अप्रोच में हम ऐसे लोगों की अप्रोचेस पढ़ते हैं। सो यू कैन सी आई हैव रिटन हियर अ डेफिनेशन ऑफ वर्नन वैन डाइक। वर्नन वैन डाइक ने क्या बोला कि जो फिलोसफिकल अप्रोच है ये एक एफर्ट है, मतलब कि एक हमारा एक जज्बा है या फिर एक हम एफर्ट लगा रहे हैं किस चीज़ में, क्लैरिफाई करने में। किसको क्लैरिफाई करने में,
थॉट को, अपनी सोच को हम क्लियर कर रहे हैं किस चीज़ को लेके, जो नेचर है पॉलिटिकल साइंस का और उसके जो एंड मीन्स हैं, मतलब कि हमें फिलोसफिकल अप्रोच से क्या समझ में आता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसका असली में उसका क्या नेचर है, असली में वो किस नेचर से बनी हुई है और उसके एंड पॉइंट्स क्या है, मतलब कि उसके एंड में हमें क्या चीज़ अचीव करनी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ के हमें क्या अचीव करना है, वो एंड्स को हमें कहाँ पता चलता है उनके बारे में, फिलोसफिकल अप्रोचेस में। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद इट। लेट्स मूव ऑन। उसके बाद जो फिलॉसफी है वो किस पे फोकस करती है, गुड एंड बैड पे। ये जो हमारी फिलोसफिकल अप्रोच है ये हमें बस ये बताएगी कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, ऐसा करोगे तो बुरा होगा, तो आपको ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वही देख लो आप क्या हो रहा है यहाँ पर, बस हमें यही ज्ञान दिया जा रहा है कि ऐसा करो। अब हमें मतलब कि अब एक इंसान के लिए अगर वो चीज़ सही है, ज़रूरी नहीं है कि वो सबके लिए सही हो, लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो सही था तो उन्होंने हमें बताया, उन्होंने अपनी फ़िलॉसफी दी कि ये सही है तो ऐसा करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो लियो स्ट्रॉस हैं ये इस फिलॉसफी के मेन सपोर्टर हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा इस फिलॉसफी को सपोर्ट किया है। कमिंग ओवर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच, तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक है लॉजिकल रीजनिंग, कि फ़िलॉसफी में हमें जो फिलोसफर्स हैं वो क्या करते हैं, लॉजिक देते हैं, एक हमें रीज़न देते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है और उस लॉजिक के बेसिस पे वो हमें अपनी बात बताते हैं कि आप ऐसा करो या आप वैसा करो। वो उनके लिए सही हो सकता है बट वो ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, बट उनका खुद का लॉजिक होता है तो वो हमें ये फ़िलॉसफी में बता देते हैं कि हमारा ये रीज़न है और ये लॉजिक है, तो ये लो हमारी फ़िलॉसफी। उसके बाद क्वेश्चनिंग एंड डाउट, तो यहाँ पर जो सॉक्रेट्स थे, प्लेटो एक बहुत अच्छे फिलोसोफर हैं, उनके गुरु थे सॉक्रेट्स। तो सॉक्रेट्स ने क्या किया था, जो सॉक्रेट्स थे वो कभी भी बच्चों को डायरेक्ट लेक्चर नहीं देते थे आके कि हाँ ये टॉपिक है, ये लो लेक्चर, तो वो डायरेक्ट किसी को समझाते नहीं थे। वो क्या करते थे, वो अपने बच्चों से क्वेश्चंस पूछते थे, उन पे क्वेश्चन पुट करते थे और जब वो आंसर करते थे तो वो उनको आपस में डिबेट करने के लिए बोलते थे और सभी बच्चे अलग अलग आंसर करते थे, एक का आंसर दूसरे से अलग होता था, तो वो आपस में बहस करने लग जाते थे कि नहीं तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये ऐसे है वैसे है। तो इससे क्या होता था कि उनको पता चलता था कि उनकी कहाँ कहाँ कमियां हैं या वो कहाँ कहाँ गलत है। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी फिलॉसफी में, किस तरीके से समझाया जाता है, क्वेश्चंस के थ्रू और डिबेट्स के थ्रू हमें फिलॉसफी में अप्रोचेस को समझाया जाता है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब कि जो हमारी थिंकिंग है चीज़ों को लेके, चीज़ों के रिलेटेड हमारी थिंकिंग इन्फ्लुएंस होती है। फॉर एग्जांपल जैसे जस्टिस, जैसे मेन टॉपिक्स होते हैं, जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया, उसके बाद फ्रीडम हो गया, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को लेके हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब कि हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके बाद कंसेप्चुअल एनालिसिस, मतलब कि हमारा जो कंसेप्ट है, हमें कंसेप्ट क्लियर होता है, इसमें हमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें जस्ट कंसेप्ट समझना है कि सामने वाला इंसान हमें क्या समझाना चाहता है, तो वो हो गया कंसेप्चुअल एनालिसिस। उसके बाद एथिकल एंड नॉर्मेटिव डायमेंशंस, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एथिक्स एंड नॉर्म्स। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर, हमने यहाँ पर पढ़ा था कौन कौन सी दो तरीके की अप्रोचेस होती हैं, एम्फेरिकल एंड नॉर्मेटिव। तो ये वाली जो अप्रोचेस हैं ट्रेडिशनल, ये किस में आती हैं, नॉर्मेटिव में, मतलब कि नॉर्म्स और वैल्यूज़ को बताती हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या दिया हुआ है कि जो ये फिलोसफिकल अप्रोच है इसमें एथिक्स और नॉर्म्स का यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, मतलब कि ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स को अपने अंदर इंक्लूड करती है। इट्स नॉट ऑल अबाउट पॉलिटिकल साइंस, इट कवर्स मैनी सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, एवरी सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद दिस, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। कोई ही सब्जेक्ट होगा जो इसमें कवर नहीं हुआ होगा, हर सब्जेक्ट को टच करते हुए जाती है ये, क्लियर।
उसके बाद हम एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, हम कोई भी आंसर लिखेंगे, कोई भी हमें अप्रोच पूछी जाएगी या फिर कुछ भी हमें पूछा जाएगा तो उसका क्रिटिसिज्म होता ही होता है। मतलब कि एक इंसान ने वो अप्रोच दी तो उसको क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत लोग बैठे होते हैं, तो वो उसको क्रिटिसाइज़ करके फिर अपनी अप्रोच देते हैं। तो आपको जब भी कोई अप्रोच लिखनी है उसका क्रिटिसिज्म लास्ट में लिखना ही लिखना है। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि आपका आंसर लंबा हो जाएगा, दूसरी चीज़ ये कि आपको खुद में क्लैरिटी हो जाएगी कि जो हमने पढ़ा ना, आप बिल्कुल ही उसमें घुस नहीं जाओगे कि हाँ फिलोसफिकल अप्रोच, अभी हमने देखो कितनी तारीफ़ें पढ़ी इसकी, तो अब आप सोचोगे हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी है पढ़ने के लिए, ज़्यादा फैक्ट्स भी नहीं पढ़ने हैं, तो अपना मज़े से कंसेप्ट लिए और पढ़ ली पॉलिटिकल साइंस। तो आप बिल्कुल इसमें इसको बहुत ही अच्छा नहीं मान सकते हो। आपको ना बैलेंस्ड वे में चलना होता है पॉलिटिकल साइंस में। ना आप बहुत ही अच्छा मान सकते हो किसी चीज़ को, ना बहुत ही बुरा, आपको न्यूट्रल रहना होता है, ठीक है। तो वैसे ही आप इसका जब क्रिटिसिज्म पढ़ते हो तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं नहीं, ये हम जो सोच रहे थे कि ये बहुत महान है तो ये वैसा भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसके क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर लैक ऑफ एम्पेरिकल ग्राउंडिंग, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एथिक्स का यूज़ हो रहा है। तो एम्पेरिकल, साइंस कहाँ गई भाई, साइंस का तो नाम ही नहीं लिया इसमें। तो साइंस के बिना पॉलिटिकल साइंस तो अधूरी है, पॉलिटिकल साइंस उसके तो नाम में ही साइंस आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी वीकनेस है इसकी। उसके बाद ओवर एम्फेसिस ऑन नॉर्मेटिविटी, नॉर्म्स पे वैल्यूज़ पे ओवर एम्फेसिस कर दिया है। मतलब कि सबसे ज़्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ नॉर्म्स पे और वैल्यूज़ पे ही दे दिया है। उसके बाद इसका एब्स्ट्रैक्ट नेचर है, मतलब कि हम इसको ना हम देख सकते हैं ना हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ ओनली इन अवर थॉट्स। तो ये इसका नेचर क्या है, सिर्फ हम इसको सोच सकते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद ये कम्प्लेक्स है और इसकी असेसिबिलिटी कम है, मतलब कि इसका नेचर बहुत ही कम्प्लेक्स टाइप का है। हमें ये मतलब कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई असली में तुम बोलना क्या चाहते हो, तो वो समझते समझते किसी थिंकर को हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये ना बहुत ही कम्प्लेक्स टाइप का नेचर है, अभी कोई कुछ बोल देगा फिर कोई कुछ बोल देगा, तो हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं इस सब्जेक्ट में। तो ये रहे इसके क्रिटिसिजम्स। विद दिस वी आर डन विद अवर फिलोसफिकल अप्रोच। कमिंग ओवर टू हिस्टोरिकल अप्रोच। गाइस, हिस्टोरिकल अप्रोच किस पर फोकस करती है, हमारे पास्ट पर, कि हमारी पास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई है। ऑफ कोर्स हिस्ट्री किस पे फोकस करती है कि पास्ट में क्या हुआ, तो हिस्टोरिकल अप्रोच भी उसी से निकली हुई है जिसमें कि हम पास्ट पर फोकस करते हैं। या फिर जो सिलेक्टेड पीरियड होता है हमारे टाइम का, हमारा पूरा टाइम जितना भी निकला है उसका एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड पीरियड को अगर हम अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो पास्ट में हुआ है ना, तो वो हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। अगर हम उसको स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच में आ जाता है। ओके, अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये कंटेक्चुअल एनालिसिस। कंटेक्स्ट में हम किसी इवेंट को पढ़ सकते हैं या फिर हम किसी वॉर को पढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़ के, इन सब चीज़ों को एनालाइज करके जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसको हम हिस्टोरिकल अप्रोच बोलते हैं। उसके बाद इसमें एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं और ये जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो ये सब चीज़ें कैसे इवॉल्व हुई हैं, कैसे ये यहाँ तक पहुँची है, कैसे हमें पता चला कि ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस बन सकते हैं, तो पूरा उनका जो फ्रेमवर्क है वो हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद ये कंपैरेटिव स्टडी है। हिस्ट्री में हम एक हिस्ट्री के पार्ट को दूसरी हिस्ट्री के पार्ट से कंपेयर करते हैं कि जैसे बिल्कुल जब स्टार्ट हुई थी पॉलिटिक्स, तो तब और अब जो पॉलिटिक्स है उसको कंपेयर करो आप, कितना ह्यूज डिफरेंस है दोनों में। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि कितना चेंज आता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद देखो हिस्टोरियोग्राफी, मतलब कि हिस्ट्री के रिलेटेड इसमें हम हिस्टोरियोग्राफी पर फोकस करते हैं। देन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो जो हम हिस्ट्री को पढ़ के जो हम पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री में भी बहुत लॉन्ग टर्म के बाद कोई एक चेंज आता है, बहुत लंबी रेवोल्यूशन के बाद कोई एक चेंज आता है। तो जो हम उससे सीख भी लेते हैं ना, वो भी उससे भी जो हम सीख ले रहे हैं तो वो भी लॉन्ग टर्म की होती है कि मतलब कि अभी ऐसा चल रहा है ना, तो एक लॉन्ग टर्म के बाद जाके ऐसा होगा, क्योंकि तब भी बहुत देर के बाद वैसा हुआ था। ओके,
तो जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो वो हम लॉन्ग टर्म के बेसिस पर कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम इसके क्रिटिसिजम्स देखेंगे। क्रिटिसिज्म में सबसे पहले है सब्जेक्टिविटी एंड इंटरप्रिटेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट मतलब कि इमेजिन करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्टिविटी है मतलब कि हम इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इसको इंटरप्रिटेट करके इसको समझ के फिर हम उसमें से पॉलिटिकल साइंस निकालते हैं। तो ये जो है ये सब्जेक्ट से कुछ ज़्यादा ही रिलेटेड है, मतलब कि ऐसे बुकिश नॉलेज जिसे हम कहते हैं, तो बुकिश नॉलेज इसमें हमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद लिमिटेड यूज़ ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स। इसमें हमें क्वांटिटेटिव मेथड्स जो कि क्वांटिटी के बेसिस पर जो मेथड्स होते हैं उनका बहुत लिमिटेड यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ होता है। तो क्वांटिटी के बेसिस पर हम यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ हम यहाँ पर इवेंट्स को पढ़ते हैं। उसके बाद ये निगलेक्ट करता है स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स है, हम जस्ट स्टोरी पढ़ते आते हैं, तो जो उसका स्ट्रक्चरल फैक्टर्स है वो हम इसमें मिस कर जाते हैं। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद हिस्टोरिकल अप्रोच। With this we are done with our 1.3 topic. I hope you liked this video guys. If you liked it, do share it with your friends and comment me down below your suggestions, your queries. I will try to answer all of them. Thank you so much. Take care. Bye bye.